70 से नक्सल जो है वो बस्तर जो है वो नक्सलवाद का एपिक सेंटर था। एक बड़ा गढ़ था। जो मनीष जी ने कहा कि नक्सलवाद और बस्तर एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए थे। हम लोग जो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें बड़ी भूमिका इन नक्सलियों की। ये शहरी नक्सल उसी के तो पाले पोसे हैं। उन्हीं के पैसे पर मौज लेते हैं दिल्ली में। नक्सल खत्म होने से गर्भनाल इनका ही खत्म होगा, क्योंकि माल तो वहीं से आ रहा था। तो ये उन्हीं के संरक्षण के लिए तो ये धंधा पा रहे थे। जब वही नहीं रहा तो शहरी नक्सल कैसे? जांच कौन करेगा? अगर वहाँ 150-200 इनकाउंटर हुए तो कौन करेगा जांच? करेगा तो वही पुलिस वाला, ना करेगा तो वही गवर्नमेंट का तंत्र, या ये सुप्रीम कोर्ट के जज जाएंगे अपनी कुर्सी छोड़ के, मुकदमेबाजी छोड़ के जांच करने जाएंगे। सर, असली काम तो अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह ने जो इस देश से वादा किया था, लगता है समय से पहले निपटा दिए। बस्तर पूरा क्लीन। बस्तर पर्यायवाची शब्द था नक्सलियों का। बस्तर मतलब नक्सली। यदि आप और हम बस्तर शहर, यदि जो ही कोई कहे बस्तर तो सीधे जहन में आता है नक्सली। क्लीन अप। कमाल कर गए अमित शाह। मतलब दर्शक ये समझ लें कि हिंदुस्तान में नक्सलवाद की जो जड़ें हैं ये 1967 में वो चारू मजूमदार के साथ ही हिंदुस्तान में नक्सलवाद शुरू हुआ। 68 या 69 में जाके वो माओ से तुंग से मिला और उसके बाद उसने पैर फैलाने शुरू किए। और 70 के दशक में 70 से नक्सल जो है वो बस्तर जो है वो नक्सलवाद का एपिक सेंटर था। एक बड़ा गढ़ था। जो मनीष जी ने कहा कि नक्सलवाद और बस्तर एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए थे। और वहाँ पे पिछले समझिए 70 से अगर आ जाइए तो करीब 47 साल कोई उसको हटा नहीं पाया था। वो नक्सल में कुछ न कुछ नक्सलवादियों का मेन गढ़ होता था। सारे सरगना इनके वहीं रहते थे। आज भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की है कि बस्तर अब नक्सल मुक्त हो गया है। तो ये एक बड़ी सफलता है, ऐतिहासिक सफलता है, अभूतपूर्व सफलता है। और इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी 2014 में। मतलब हम लोग बचपन से सुनते रहे बस्तर मतलब नक्सल। बस्तर का और किसी चीज के लिए कोई नाम ही नहीं था। बस्तर बड़ा बढ़िया। चंद्रशेखर जी ने भी लिख दिया कि बस्तर इक्वल टू नक्सल। और आज उस बस्तर को नक्सली शिकंजे से मुक्त हो गया है आधिकारिक तौर पर। अब वहाँ पर नक्सलवाद नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। तो कुछ मूर्खों को क्या कहूँ जो गाली बकते हैं। ये अमित शाह का बहुत बड़ा कारनामा है गृह मंत्रालय का, क्योंकि गृह मंत्री तो उन्हीं को श्रेय जाएगा। और प्लस मनीष जी, हम लोग सेना की बात हमेशा करते हैं, BSF की बात करते हैं, लेकिन CRPF के जवान तो वहाँ पर नक्सलियों से लोहा बेचारे CRPF के जवान ही लेते हैं। और इन्होंने एक समय 75 CRPF के जवानों की हत्याएं की हैं 2010 में, जब JNU में जश्न मनाते थे लफंगे गुंडे। उस वो भी दौर देखा है CRPF ने, क्योंकि केंद्र में कायर नपुंसक सरकार बैठी रहती थी तो वो इनसे बदला नहीं लेती थी। आज भी भूपेश बघेल बहुत छटपटा रहा है। आज भी भूपेश बघेल बहुत छटपटा रहा है। ये साफ समझ में आता है कि कैसे कांग्रेस ने नक्सल पाला। और जो आप और हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, बीच में आपको रोक दिया सर। हम लोग जो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें बड़ी भूमिका इन नक्सलियों की। ये शहरी नक्सल उसी के तो पाले पोसे हैं। उन्हीं के पैसे पे मौज लेते हैं दिल्ली में। उन्हीं के पैसे पे स्कॉच पीते। वो गरीबों से जो वसूली करते हैं उस पैसे से दिल्ली में स्कॉच आती है इन अर्बन नक्सलों की, जो बैठ के सवेरे अंग्रेजी अखबार में इनके खर्रे छपते हैं नक्सलवाद के समर्थन में, नक्सलियों के समर्थन में, ह्यूमन राइट्स के नाम पर। ये सब उन्हीं के पाले हुए कुत्ते हैं मनीष जी। ये कायदे से मालिक तो वही है नक्सल है, और उनका विरोधी कभी कर ही नहीं सकते। वो नन्ही सुंदर तो मनीष जी जो ये सिद्धार्थ राजन है, इसकी बीवी तो बाकायदे बंद हुई, सजा हुई इसको। तो ये सब लोग एक पूरा गैंग है। ये शहर संभालते थे, वो जंगल संभालते थे। तो आज ये तो एक अलग हम लोग नक्सल पे बात करेंगे कभी। लेकिन आज बस्तर वाला जो पड़ा तो मैं वास्तव में चौंका कि कितना बड़ा कमाल किया है हमारे सीमा सुरक्षा बलों ने और देश के गृह मंत्री ने। और आज मुझे और भी विश्वास हो गया कि जो वो कह रहे हैं कि मार्च 2026 में देश को मुक्त करा देंगे, तो फिर उस जो उनका वो वादा है उस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं बनता। और उसको जरा दर्शक समझ लें कि मनीष जी खबर जो है इसको बता दूं, इसमें नीचे जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि गृह मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 2018 में देश भर में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। 2021 में घटकर 70 हुए और अप्रैल 2024 तक एक संख्या घटकर 38 रह गई है। अप्रैल 2024 अब तो और कम हो गई होगी। और सबसे अधिक गंभीर रूप से प्रभावित जिलों की संख्या भी
अब घटकर 6 रह गई है, केवल 6 जिले बचे हैं। तो नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, कुछ वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। अब उसकी नली निकाल के उसके मृत्यु की घोषणा करनी है, तो वो मार्च 2026 बताइए अमित शाह ने। लेकिन वो घोषणा बिल्कुल सही साबित होगी, कि विश्वास है। बिल्कुल। और व्यूअर्स बहुत सारे पूछ रहे थे सर शहरी नक्सलियों का कब क्या होगा। मुझे लगता है कि नक्सल खत्म होने से गर्भनाल इनका ही खत्म होगा, क्योंकि माल तो वहीं से आ रहा था। तो ये उन्हीं के संरक्षण के लिए तो ये धंधा पा रहे थे। जब वही नहीं रहा तो शहरी नक्सल कैसे। घंटी वाली आंटी भी आज बहुत परेशान थी। वो पुनेत पुनेत ने भी कहा कि सबको दर्जा शहीद का दिया जाना चाहिए। कुछ लोग लिख रहे हैं कि उसको वो घंटी वहां बजाना चाह रही है कि उस सबको शहीद का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। घंटी वाली आंटी को हमने समझा नहीं। त्रिनेत की बात कर रहे हैं, वो जो बदमिजाजी प्रवक्ता जो कांग्रेस की है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो उसने भी डिमांड कर, असल में उसके कई नाम है। कोई जलेबी बाई कहता है, कोई गाली वाली बाई कहता है, कोई घंटी वाली बाई कहता है। वो तो तमाशा बन चुकी है पूरे सोशल उसने मीडिया में। पवन खेरा का घंटी बजा दिया था, कुछ लोग ये कहते हैं, इसलिए उसका इसीलिए उसका नाम सबसे ज्यादा फेमस यही है कि पवन खेरा को उसने बजा दिया था। तो अब इसीलिए ये चीजें पता चलती है कि कितना गंभीर मामला है। कि सोचिए ये लोग अब उसके लिए शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट लिबरल गिरोह हो सकता है इस एजेंडे पर कल को कोई कपिल सिब्बल सिंह भी सुप्रीम कोर्ट आ भी जाए और इसकी डिमांड भी कर दे, क्योंकि ये जड़ में मट्ठा है। जो लोग कह रहे हैं ना कि सर शहरी नक्सल कब खत्म होंगे, ये नक्सल खत्म होंगे शहरी। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम के लिए कहा कि जितने एनकाउंटर हुए सबकी जांच होगी। अब देखें कैसे होगी, क्या होगी, क्या सिस्टम इनके पास, कौन करेगा जांच। सुप्रीम कोर्ट अपना जरा वकील भेजे, कितने लोगों को भेजता है। ये कभी कभी अब मैं जरा मनीष जी दर्शकों को समझा दूं कि एकाध हो तो बात समझ में आती है। कहा कि जितने एनकाउंटर हुए सबकी जांच होगी। ये कल दिया है, मेरे ख्याल से कल या परसों दिया है। अब उस जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? अगर वहां 150-200 एनकाउंटर हुए तो कौन करेगा जांच? करेगा तो वही पुलिस वाला ना, करेगा तो वही गवर्नमेंट का तंत्र, या ये सुप्रीम कोर्ट के जज जाएंगे अपनी कुर्सी छोड़ के, मुकदमेबाजी छोड़ के जांच करने जाएंगे। तो क्या बताऊं ये लोग क्या है, क्या इनके दिमाग में है। मगर ये अपनी खींच, अपनी झल्लाहट, अपना अपना अपर हैंड दिखाने के लिए ऐसे उलूल जुलूल बयान दिया करते हैं। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट भी कब तक इनके इस जाल में, फिक्सरों के जाल में फंसेगी। अब तो देखिए यशवंत वर्मा वाला मामला पूरी तरह से कल ही खुल रहा है और संसद में भी महाभियोग आ गया। तो सिर्फ यशवंत वर्मा ही नहीं निपटेंगे, वो पूरा सच भी खुलेगा कि फिक्सरों का प्रभाव। हाँ, दर्शकों को एक और बता दूं कि उसमें एक और खबर आई है, और वो बड़ी सही जगह से खबर आई है, कि वो जो बोरे ओरे में नोट नहीं रखे थे मनीष जी, वहां बता के पूरे वो जो स्टोर रूम था उसमें गड्डियां लगी हुई थी, और वो 1.5 फीट की ऊंचाई तक गड्डियां लगी हुई थी, 1.5 फीट तक। जरा सोचिए कितना कितना रुपया था। वो तो बाद में पुलिस ने भरा है उसको बोरों में, तब वो 6 बोरे में कबाड़ आया है, जो बाकी तो जल गए सब। 1.5 फुट की ऊंचाई तक पूरे कमरे में नोटों की गड्डियां थी। तो सोच लीजिए कितनी ज्यादा रकम थी। ये सब चीजें परत दर परत खुलेंगी, तब समझ में आएगा कि क्यों पिस्तासी तलवारों के बेल के लिए रात रात भर चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट खुलवाता था। सब समझ में आएगा कि क्यों माफियाओं को, शहरी नक्सलियों को, सफेद पोशों को बेल देने के लिए ये रूल बना दिया कि चुनाव प्रचार के लिए बेल मिलेगा। वो चुनाव लड़े या ना लड़े, कांडी केजरियों को चुनाव प्रचार के नाम पर बेल मिलने लगा। तो तमाम चीजें खुलेंगी। मुझे लगता है कि साख के पेशे के मिलॉर्डों को इस अपने साख की भी चिंता जरूर करनी चाहिए। इस वीडियो विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। सचमुच बस्तर चौंका रहा है कि हमने समझने की कोशिश की है, समय थोड़ा कम ही दे पाए इस पे, लेकिन वो मामला बेहद गंभीर है। कभी सतीश जी के साथ इस पर बहुत गंभीर विश्लेषण करेंगे, क्योंकि नक्सलियों का समाप्त हो जाना इस देश के लिए सामान्य मामला नहीं है। इसे हम 8-10 मिनट के शो में खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, वंदे मातरम।